सुप्रभात ज्ञानी लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ। मतलब एनपीओ का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। लास्ट क्लास में हम लोग एनपीओ के बारे में एक प्राइमरी डिस्कशन किए थे कि एनपीओ होता क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, और आज हम लोग देखेंगे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो शुरू करते हैं। तो जो पहला फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है नो प्रॉफिट मोटिव। मतलब एनपीओ का जो एनपीओ का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। मतलब अगर सबसे पहला फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है नो प्रॉफिट मोटिव। मतलब एनपीओ, चूंकि नाम से ही पता चल रहा है प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो इसका तो मेन मकसद प्रॉफिट जनरेट करना होता ही नहीं है फ्रॉम डे वन। बट यहाँ पे एक कैच, क्या कि एनपीओ का मोटिव प्रॉफिट नहीं होने के बावजूद भी एनपीओ कुछ एक तरीके के ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब एनपीओ का मेन मकसद तो प्रॉफिट कमाना नहीं है, पर अपने आप को भी चलाने के लिए एनपीओ को तो कुछ एक पैसा का जरूरी हो सकता है, और इसके लिए एनपीओ कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी, कुछ व्यापार कर सकता है। और उस ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट अर्न होगा, ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो जो प्रॉफिट अर्न होगा वो तो मालिक का हो जाएगा। पर एनपीओ में क्या होगा कि एनपीओ को अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी से कोई प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो इस प्रॉफिट को भी वो उस ऑब्जेक्ट को ही फुलफिल करने के लिए लगाएगा। मतलब अगर कोई एनपीओ है, मान लीजिए खुला है स्कूल के फॉर्म में, मतलब वो गरीब बच्चों को फ्री में एडुकेशन प्रोवाइड करता है, और अपने स्कूल के ही साथ वो छोटा सा दो दुकान लगाए हुए हैं किराए पे किसी और आदमी को, और वहां से मंथली किराया आ रहा है मान लीजिए 5,000 रुपया एक दुकान का, तो दो दुकान का किराया 10,000। ईयर का पूरे का कितना आ जाएगा? 1,20,000। अब ये जो 1,20,000 रुपया उस एनपीओ को किराया इन द आ रहा है, रेंट के फॉर्म में किराया आ रहा है, उस 1,20,000 को एनपीओ किसी और चीज में खर्च नहीं करेगा। वो जो उसका मेन पर्पस था एडुकेशन प्रोवाइड करना, उसी 1,20,000 से वो उस 1,20,000 को यूज करेगा। सबसे पहला फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है नो प्रॉफिट मोटिव। हम लोग एनपीओ जब से पढ़ना शुरू किए हैं तब से जान रहे हैं कि एनपीओ, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मेन मकसद प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है। पर यहाँ एक समझने वाली बात क्या है कि एनपीओ को खुद को भी जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ फंड का आवश्यकता तो होगा। वो फंड और भी सोर्स से आ सकता है, पर इन स्पाइट ऑफ दैट अगर कुछ फंड की कमी हो गई तो एनपीओ कभी ना कभी, या हो सकता है किसी ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। मतलब जैसे नॉर्मल कोई बिजनेस ये ट्रेड करता है, उसी तरह एनपीओ भी ट्रेड कर सकता है। पर यहाँ पे एक बात आपको गौर करना पड़ेगा कि इस ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट जनरेट होगा उस एनपीओ को, वो प्रॉफिट जैसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर कोई बिजनेस चला रहा होता तो मालिक उस प्रॉफिट को लेके अपने घर जा सकता था। पर इस एनपीओ में अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी करने के दौरान कोई प्रॉफिट जनरेट हो गया तो इसको मालिक अपने घर लेके नहीं जाएगा। इस प्रॉफिट को जिस पर्पस के लिए वो एनपीओ खुला है, उसी पर्पस या उस ऑब्जेक्टिव को ही फुलफिल करने के लिए इस प्रॉफिट को भी हम लोग क्या कर लेंगे? यूटिलाइज कर लेंगे। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कोई स्कूल चल रहा है एनपीओ के फॉर्म में। वो स्कूल क्या करता है, अपने चार दीवारी से ही सटे हुए दो ये दुकान का स्ट्रक्चर बना देता है, और उस दुकान को किराए पे दे देता है दोनों को 10,000 में। तो पूरे साल का कितना किराया आ गया? 1,20,000। अब वो जो 1,20,000 रुपया उस एनपीओ को रिसीव हुआ है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वो 1,20,000 रुपया एनपीओ उस स्कूल के भलाई के लिए ही इस्तेमाल करेगा। मेन मोटो ये है। तो ये था हमारा नो प्रॉफिट मोटिव। पर अगर ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ बिजनेस अगर उसको कोई प्रॉफिट जनरेट होता है
ट्रेडिंग एक्टिविटी करने के दौरान, तो उस प्रॉफिट को भी वो उसी चीज के लिए यूटिलाइज कर लेगा जिस पर्पस के लिए उस एनपीओ को बनाया गया। ठीक है। दूसरा जो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर, वो है रेंडर सर्विसेज। रेंडर सर्विसेज का मतलब होता है सर्विस को देना। मतलब कोई मान लीजिए दूसरा जो फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रेंडर सर्विसेज। मतलब एनपीओ के द्वारा सर्विसेज दिया जाता है, इसी को बोलते हैं रेंडर करना। अब ये जो सर्विस दिया जाता है वो एनपीओ दो तरह से दे सकता है, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कुछ भी रुपया नहीं ले, पर कुछ कुछ एनपीओ ऐसा होता है जो सेवा तो देता है, मतलब सर्विस तो प्रोवाइड करता है, पर उसके बदले एक नॉमिनल चार्ज भी लेता है। पर ये नॉमिनल चार्ज का मतलब ये नहीं कि हम आपको बिजनेस जैसे चलता है उस तरह से आपसे पैसा लेके आपको, जैसे मान लीजिए हमारे बेगूसराय में एक साईं की रसोई करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है जो 5 रुपए में शाम में गरीबों को भरपेट भोजन कराता है। अब ये 5 रुपया से उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट तो जनरेट नहीं होने वाला, लेकिन लोगों का स्वाभिमान जिंदा रहे कि हम फ्री में नहीं खाना खा रहे, हम रुपया पे करके खा रहे हैं, इसलिए कुछ नॉमिनल चार्ज को लेकर उस एनपीओ के द्वारा सर्विस दिया जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर या करेक्टरिस्टिक्स है उसका नाम है सेपरेट इंटिटी। सेपरेट इंटिटी या सेपरेट लीगल इंटिटी वाला कॉन्सेप्ट आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके होंगे, जहां बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होता है। कुछ वैसा ही सिमिलर नेचर एनपीओ का भी होता है। मतलब एनपीओ को स्टार्ट तो किसी ना किसी मेंबर या मेंबर्स के द्वारा ही किया जाता है, पर ये जो मेंबर्स है और ये जो एनपीओ है ये दोनों सेपरेट है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी मेंबर का उस एनपीओ पे ओनरशिप होगा। मतलब भले कोई मेंबर उस एनपीओ को रन कर रहा है, पर किसी भी मेंबर का ओनरशिप जो होगा वो उस एनपीओ पे नहीं होगा। मतलब वो मेंबर बस उस एनपीओ को ऑपरेट करेगा, ओनरशिप उसका उस एनपीओ पे क्रिएट नहीं होगा। यही बताता है हमारा क्या, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। चौथा जो है वो फॉर्म है। फॉर्म का मतलब हो गया कि एनपीओ किस किस तरीके से ऑपरेट हो सकता है। तो एनपीओ किस किस तरीके से ऑपरेट हो सकता है, इसके पीछे उस एनपीओ का पर्पस ड्रिवन है। जैसे मान लीजिए कोई एनपीओ सोशल कॉज के लिए खुला है, या कोई एनपीओ रिलीजियस कॉज के लिए खुला है, या कोई एनपीओ एडुकेशनल कॉज के लिए ऑपरेट हो रहा है। तो इनसे पता चलता है कि वो एनपीओ किस फॉर्म में काम करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई सोशल कॉज के लिए कोई एनपीओ हुआ है, तो वहां वो हमको किस रूप में दिख सकता है, क्लब। क्लब जैसे नॉर्मली गांव में एक क्लब, वो क्लब मतलब डिस्को डांस वाला क्लब नहीं, ये नॉर्मल क्लब अदर देन दैट, ठीक वो है। रिलीजियस कॉज के लिए मान लीजिए टेम्पल के फॉर्म में, जैसे वैष्णो देवी या राम मंदिर, इधर जो है वो एनपीओ के फॉर्म में आ सकता है। तीसरा है हमारे पास एडुकेशनल कॉज के लिए। एडुकेशनल कॉज के लिए कोई एनपीओ हमें स्कूल या कॉलेजेस इस फॉर्म में दिख सकता है। ठीक है। आखिरी सेकेंड लास्ट है हमारे पास फंडिंग। मतलब एनपीओ के पास फंड कहाँ से आता है। तो एनपीओ के पास ना फंड फंड मतलब जो उसको काम करने के लिए जो पैसा का रिक्वायरमेंट है, वो पैसा कहाँ से आता है। तो एनपीओ के लिए जो फंड आता है वो आ सकता है किस किस रूप में। तो एनपीओ को जो फंड आ सकता है वो आ सकता है, गवर्नमेंट उसको दे सकती है। कोई उसको बड़ा आदमी मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, कोई अगर अमीर आदमी है तो वो डोनेशन दे सकता है। उसको किसी इन्वेस्टमेंट से भी इनकम हो सकता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। मतलब मान लीजिए एनपीओ कुछ पैसे को बैंक में जमा करके रखा हुआ, जैसे हम आप जमा करते हैं, और वहां से उस जमा किए गए पैसे से जैसे बैंक नॉर्मल आदमी को इंटरेस्ट देता, उसी तरह उस एनपीओ को इंटरेस्ट देगा। ठीक, तो ये हो सकता है क्या, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है आखिरी हमारे पास अकाउंट। एनपीओ के द्वारा जो अकाउंट क्रिएट किया जाता है वो 3 तरीके का किया जा सकता है। जो सबसे पहला अकाउंट एनपीओ क्रिएट करता है उसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। ठीक,
क्लास 11th में फाइनल अकाउंट में आप इस टर्म को, बैलेंस शीट को तो पढ़ रखे होंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं पढ़े। इसका भी लगभग सेम नेचर है। आगे आने वाले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इस वाले क्लास में इतना ही है। धन्यवाद।